नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल की पीवाईक्यू सीरीज का जो है आज हम यहाँ पे 59वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 58 भाग आ चुके हैं। आई होप जो है आपने उन सारे भागों को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। सीक्वेंस वाइज जो है आपको सारे पार्ट्स देखने हैं। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 जो है क्लियर करना चाहते हैं, इन सभी वीडियोज़ की जो है सारी जो पीडीएफ है ना हमारे चैनल पर जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है बिल्कुल फ्री में ये सारी पीडीएफ मिलेंगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ के साथ जो है हम डेली करंट अफेयर की पिक्स भी जो है इसके अंदर जो है अपलोड करते रहते हैं। तो इससे जो है आपकी करंट अफेयर भी जो है पक्का होता जाएगा, करंट अफेयर की भी तैयारी होती जाएगी। इस पीडीएफ को जो है, इस प्लेलिस्ट को जो है आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि जो है पीवाईक्यू सीरीज से जो है आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और जो है कितनी तैयारी और जो है आप कर सकते हैं। साथ में आरआरबी जो है किस लेवल तक के जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। इसके अलावा जो है हमारी एक और सीरीज चल रही है जिसका नाम है स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर। तो ये सीरीज भी जो है आपको देखनी जरूरी है। पीवाईक्यू जो है हमारी रोज रात को 8 बजे आ जाती है ये वीडियो, ठीक है, रोज रात को 8 बजे आ जाती है। और जो ये स्टैटिक जीके वाली है ये सिर्फ जो है हमारी संडे के दिन आती है, ठीक है, संडे के दिन आती है शाम को 4 बजे, ठीक है। तो ये दोनों प्लेलिस्ट जो है आपको देखनी बेहद जरूरी है अगर आप जो है आरआरबी एनटीपीसी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं सीबीटी 1 के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों प्लेलिस्ट जो है आपको देखनी बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी अगर डाउट है, क्वेरी है या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था। तो दोनों डेट्स जो है आपको याद रखनी है। पहला जो है साइमन कमीशन कब गठित किया गया था और जो है दूसरा साइमन कमीशन कब भारत आया था, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था और भारत कब आया। तो दोनों डेट्स जो है आपको याद रखिए। गठन हुआ था इसका 8 नवंबर 1927 को जो है इसका गठन हुआ था। और भारत कब आया था? भारत आया था ये फरवरी 1928 में जो है ये भारत के अंदर आया था। दोनों डेट जो है आपको याद रखनी है। और इसका गठन क्यों किया गया था? तो इसका जो गठन है, भारत सरकार जो ब्रिटिश सरकार अधिनियम था ना, ब्रिटिश सरकार अधिनियम, ब्रिटिश भारत अधिनियम 1919, इसकी जांच करने के लिए जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इसके अंदर जो कुल सदस्य कितने थे? कुल इसके अंदर 7 सदस्य थे, ठीक है, 7 सदस्य थे। और सातों के सातों जो है अंग्रेजी सदस्य थे, ठीक है, सातों के सातों जो है अंग्रेजी सदस्य थे। इसीलिए जो है इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी बोला जाता है, श्वेत कमीशन, ठीक है। इसीलिए जो इसका श्वेत कमीशन बोला जाता है। अध्यक्ष इसके कौन थे? तो जो है साइमन जो है जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? जॉन साइमन थे अध्यक्ष। जॉन साइमन, ठीक है, जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो है ये इसका जो है गठन किया गया था साइमन कमीशन का, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखना है साइमन कमीशन के बारे में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भारत आया था 1928 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है। तो पित्त रस का जो उत्पादन है वो यकृत करता है, यानी कि लीवर करता है, ठीक है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, सबसे बड़ी ग्रंथि भी है ये, ठीक है। ये चीज भी जो है आप याद रखेंगे। और आप क्या याद रख सकते हैं? छोटी आंत छोटी आंत का क्या कार्य होता है? तो इसका जो है भोजन को पचाने में इसका काम आता है, भोजन को पचाना मुख्य कार्य होता है छोटी आंत का, ठीक है। और लीवर जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और आप इसके बारे में क्या याद रख सकते हैं? जो है और क्या हो सकता है? और ये जो ये होता है ना यकृत होता है, इसका मेन काम क्या होता है? तो रक्त होता है ना, जो हमारा ब्लड होता है उसको फिल्टर करना जो है ये इसका कार्य
होता है, ठीक है। और जो है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है मानव शरीर की? सबसे बड़ी हड्डी ये होती है जांघ की हड्डी, ठीक है। जांघ की हड्डी होती है जिसको फीमर भी बोला जाता है, ठीक है। फीमर की हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी होती है स्टेपीज की। स्टेपीज हड्डी कहाँ पर मिलती है? कान की हड्डी होती है ये, ठीक है, कान की हड्डी। तो ये जानकारी भी जो है आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया भाई? राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे। तो ये राजा रवि वर्मा क्या थे? ये एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे, ठीक है। तो राजा रवि वर्मा जो है ये चित्रकला क्षेत्र से जो है संबंध था। और इनका किस राज्य से ये बिलोंग करते थे? तो भारत के केरल राज्य से बिलोंग करते थे, जिसकी राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम, जो है केरल की राजधानी हो जाएगी। और जो है ये राजा रवि वर्मा चित्रकला क्षेत्र से जो है संबंध रखते थे। और ये जो है वायसराय जो लॉर्ड कर्जन थे ना, लॉर्ड कर्जन ने इनको जो है केसरे हिंद गोल्ड मेडल से जो है इनको सम्मानित किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने इनको किस उपाधि से जो है सम्मानित किया था? केसर ए हिंद गोल्ड मेडलिस्ट। गोल्ड मेडल लगा लीजिए आप, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, केसर ए हिंद गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल से जो है इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? अकबर कब सम्राट बना? तो इसके बारे में जो है हम एवरीथिंग डिटेल हम जान चुके हैं कि भाई अकबर के बारे में क्या कुछ जो है आपको जानना चाहिए। तो अकबर का जो जन्म सबसे पहले आप याद रखेंगे, अकबर का जन्म, ठीक है। उसके बाद आप इसकी मृत्यु याद रखेंगे, ठीक है। जन्म इसका हुआ था भाई अक्टूबर 1542 में, ठीक है। और मृत्यु इसकी हुई थी अक्टूबर जो है 1605 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये इसकी डेट्स हो गई। और जो है ये राजा कब बना था? राजा बना था ये 1556 में। 1556 में क्यों बना था? क्योंकि इनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 1556 में, ठीक है। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद जो है ये राजा बन गए थे। और जो है इनका संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक तो ये था बैरम खान, ठीक है, बैरम खान, ठीक है। और इनके दरबार में जो है 9 रत्न रहते थे, यानी कि 9 रत्न जो है इनके दरबार में विराजमान होते थे। और जो है इन्होंने काफ़ी सारे जो है महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे। जैसे कि आप याद रख सकते हैं, जो है इन्होंने दास्ता का अंत कब किया? दास्ता का अंत किया इन्होंने 1562 में। उसके बाद 1564 में इन्होंने क्या किया? 1564 में जो है इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया। बाद में जो है औरंगजेब ने दोबारा लगा दिया था जजिया कर को। जजिया कर समाप्त कब किया था? 1564 में जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसके बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी 1571 में, जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। इबादत खाने की स्थापना कब की थी? 1575 में। इबादत खाना इसकी स्थापना की थी 1575 में, जो है इबादत खाने की स्थापना की थी। उसके बाद दीन इलाही की स्थापना जो है 1582 में की थी। तो ये सारी एवरीथिंग डिटेल जो है आप अकबर के बारे में याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अकबर सम्राट कब बना था? 1556 में जो है सम्राट बना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और 5 में क्या कहा गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? तो कृषि पर था।
क्योंकि उस समय जो है कृषि के बड़े लाले होते थे हमारे, जो है हम दूसरे देशों पर जो है निर्भर होते थे। अमेरिका से जो है हम कृषि का जो है इंपोर्ट करते थे, लेकिन वहाँ पे जो है हमारी थोड़ी सी इंसल्ट कर दी थी, जो है हमारे दिल पर लग गई थी। उसके बाद जो है हमने कृषि के क्षेत्र में इतना विकास किया कि हरित क्रांति को जो है जन्म देना पड़ा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान जो था वो कृषि क्षेत्र पर था। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी ना, पंचवर्षीय, इसको लागू करने का काम किसका था? तो इसका लागू करने का जो काम है योजना आयोग का होता था। ठीक है, योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में किया गया था। वर्तमान में जो है इसको कैंसिल कर दिया गया है। इसके स्थान पर जो है नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं नीति आयोग के? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक है, और बात करें इसके नीति आयोग के बारे में और क्या है, और जो है पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो कुल पंचवर्षीय योजना कितनी आ चुकी हैं? तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी हैं। पहली कब आई थी? पहली 1951 में आई थी। अंतिम कब आई थी? अंतिम 2012 में आई थी। ठीक है, 12 में आई थी। कब तक चली थी? 17 तक ये चली थी। तो ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग और जो है नीति आयोग के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? मतलब जब आप कंप्यूटर में कोई भी डाटा एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल जो है आपने कंप्यूटर के अंदर क्या लिखा? कंप्यूटर के अंदर जो है अपना नाम लिखा, माई नेम इज हरीश, आपने नाम लिखा। ठीक है, तो ये जो नाम है ना, ये जो कंप्यूटर के अंदर डाटा संग्रहित करेगा, तो ये जो है किस में करेगा? ये बाइनरी डिजिट में करेगा। और जो कंप्यूटर में किस और बाइनरी डिजिट किस में होती है? 0 और 1 नंबर में होती है। तो कंप्यूटर में 010101 करके लिखता जाएगा, लेकिन जो है कंप्यूटर के डिस्प्ले पे आपको माई नेम इज हरीश लिखेगा। समझ गए होंगे? जो ये जो कंप्यूटर के अंदर डाटा जो है संग्रहित होता है बाइनरी फॉर्म में होता है, और बाइनरी फॉर्म किस में होती है? 0 और 1 के अंदर जो है बाइनरी फॉर्म होती है। ठीक है, आई होप यहां तक जो है आपका सारा क्लियर होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया गोदावरी नदी का उद्गम स्थान किस स्थान से है? तो गोदावरी नदी को सबसे पहले आप याद रखेंगे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा या फिर बूढ़ी गंगा, ये दोनों याद रखना, नाम पूछा जा सकता है। दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा जो है किस नदी को बोला जाता है? तो ये गोदावरी नदी को बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं गोदावरी नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पर्वत श्रृंखला है, वहीं पर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। ठीक है, ठीक है, तो पहाड़ियों से ये निकलती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो कुल लंबाई हो जाएगी 1465 किलोमीटर। ठीक है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। और अरब सागर में गिरती है या फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है भाई। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। ये चीज़ें भी जो है आप सारी याद रखेंगे। और जो है उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे ये जो कुर्ग की पहाड़ियाँ हैं ना, ये भारत के किस स्टेट में जो है अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ, केरल या फिर कर्नाटक। चलिए, 2 ही ऑप्शन दिए आपको। ठीक है, कुर्ग की पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? केरल या फिर कर्नाटक में। ठीक है, यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? यमुनोत्री से जो है भारत की यमुना नदी निकलती है। गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? भारत की गंगा नदी निकलती है। और गंगा जो नाम है यानी कि गंगा नदी है, वो कहाँ से कहलाती है? तो भागीरथी और अलकनंदा जो नदी है ना, ये 2 नदी है, भागीरथी और अलकनंदा। जब ये दोनों नदी
उत्तराखंड के देवप्रयाग जगह पर जब मिलती हैं तो यहीं से जो है ये गंगा नदी कहलाना शुरू हो जाती है। ठीक है, आई होप यहां तक जो है सारी चीजें क्लियर होंगी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया भाई? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया? तो कब दबाया? तो ये दबाते दबाते 1859 आ गया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1857 की। ठीक है, 1857 की क्रांति को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर सिपाही विद्रोह इसको बोला गया है। शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। पहला शहीद कौन हुआ था? पहला शहीद हुआ था मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे शहीद हुआ था। मेरठ छावनी से जो है 10 मई 1857 की इसकी शुरुआत हो गई थी। और इस जो क्रांति थी 1857 की, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता था? रोटी और खिला हुआ कमल, ये दोनों इसके खिला हुआ कमल प्रतीक होते थे। ठीक है, खिला हुआ कमल, ये दोनों इसके प्रतीक होते थे। और जो है 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग वायसराय होता था, वायसराय। ठीक है, ये चीजें भी जो है आप याद रखेंगे। और जो है इसका तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण आप सभी जानते हैं भाई, चर्बी वाले जो कारतूस थे वो इसका जो है तात्कालिक कारण था। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कर देना पड़ता था भारतीय जनता को। ये सारे जो है छोटी छोटी चिंगारी थी, एक दिन जो है पूरी आग में बदल गई और 1857 की क्रांति हो गई। ठीक है, और जो अंग्रेजों ने इस विद्रोह को क्या किया है, क्या कहा है, ये तो आपको जान लिया। भारत में जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर सिपाही विद्रोह भारत के लोगों के द्वारा कहा गया। तो अंग्रेजों ने भी तो इसको क्या कहा होगा? तो अंग्रेजों ने जो इसको है, अंग्रेजों ने इसको क्या कहा है 1857 की क्रांति को? तो अंग्रेजों ने जो है इसको कहा है डेविल्स विंड कहा है। ठीक है, डेविल्स विंड। यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ डेविल्स विंड, डेविल्स विंड। ठीक है, ये अंग्रेजों ने कहा है, याद रखना, ये चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या कहा है? डेविल्स विंड कहा है, शैतानी हवा। ठीक है, डेविल्स विंड जो है इसको कहा है। और ये जो है 1858 के मिड तक चला था और अंत में जो है दबाते दबाते 1859 आ गया था। तो इसीलिए जो है 1859 में जो है ये जो है 1857 की क्रांति को 1859 में दबा दिया गया था। और 1858 को जो है ये 1858 से पहले जो है भारत पर शासन कौन करता था? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो शासन करती थी। लेकिन जब इतना बड़ा विद्रोह देखा अंग्रेजों ने, तो इन्होंने सोचा भाई इतना बड़ा विद्रोह अगर दोबारा से हो जाता है तो हम ये झेल नहीं पाएंगे। इसीलिए जो है सारा प्रशासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से के हाथों से लेकर जो है ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया था। ठीक है, 1858 में। ये सारी चीजें जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है ना, इसका गठन कब किया गया था? 1924 में जो है इसका गठन किया गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हिंदुस्तान, ये चीज़ें जो है मैं बोल रहा हूँ ना, आराम से आप सुनिएगा। अगर कानों में आराम से भी सुनेंगे ना, डेफिनेटली कुछ कुछ चीज़ें जो है आपको याद हो जाएगी। सब चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, ना इतना स्पेस है, और जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आसानी भाषा में और बिल्कुल आसानी तरीके से आप सुनिएगा। ठीक है, तो सुनिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में हम चलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है कब हुई थी? 1924 में हुई थी। और इसका जो गठन है किन किन व्यक्तियों ने किया था, मतलब कौन कौन जो मुख्य व्यक्ति थे उस समय जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ था? तो एक थे राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल होते थे। सचिंद्रनाथ सान्याल होते थे।
ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल होते थे। इन्होंने जो है ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता होते थे, जिसके अंदर जो है चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे, अशफाक उल्ला खान भी थे, ठाकुर रोशन सिंह भी थे और राजेंद्र लाहड़ी भी थे। ये प्रमुख नेता होते थे इसके अंदर 1924 के अंदर जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, काकोरी कांड हो गया। काकोरी कांड और इसका जो है संबंध है, मैं अभी बता देता हूं आपको कैसे संबंध है। काकोरी कांड कब हुआ था, सबसे पहले आपको याद रखना है 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, काकोरी कांड जो है ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था और जो है इसका जो संबंध था राम प्रसाद बिस्मिल, ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिन नेताओं ने बनाई थी ना, उन्हीं नेताओं ने जो है काकोरी कांड को भी जो है अंजाम दिया था। उसके बाद जो है काकोरी कांड के बाद जो है इन नेताओं को जो है फांसी दे दी गई थी। जो मेन सदस्य थे ना, कौन कौन थे, जैसे कि नेताओं को पकड़ लिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाड़ी। ये इन जो बंदे थे ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको फांसी दे दी गई थी काकोरी कांड के चलते हुए। कब दी थी, 1927 में जो है इनको फांसी दे दी गई थी। लेकिन एकमात्र चंद्रशेखर आज़ाद थे जो इनके हाथ नहीं लगे, जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए थे। फरार तो नहीं कह सकते, मतलब जो है वो इनके हाथ नहीं लगे, इतना आप याद रखना। ठीक है, तो ये मेन जो सदस्य थे ना, राम प्रसाद बिस्मिल हो गया, अशफाक उल्ला खान हो गया और राजेंद्र लाड़ी है, 1927 में जो है इनको फांसी दे दी गई थी। और उसके बाद जो है चंद्रशेखर आज़ाद की भिड़त हो गई थी अंग्रेजों के साथ। एक मैदान था, मैदान का नाम तो था, क्या नाम था, एक सेकंड में याद कर लेता हूँ। जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है खुद को गोली मार ली थी, ये आप याद रखना। अभी मुझे जो है इलाहाबाद के अंदर वो मैदान था, नाम याद नहीं आ रहा है मैदान का। लेकिन 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद कब गोली मारी थी, फरवरी 1931 को जो है स्वयं को गोली मार ली थी। इनके बंदूक में सिर्फ एक ही गोली बची थी, जो ये जो है अंग्रेजों की गोली से नहीं मरना चाहते थे, इसीलिए जो है फरवरी 1931 में इन्होंने एल्फ्रेड पार्क, आ गया नाम याद, एल्फ्रेड पार्क के अंदर जो है मुठभेड़ के समय जो है इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी, जो है इसके बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जो है एक और डेट आप याद रखेंगे, मार्च 23, 1931। क्या हुआ था इस समय, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ये चीज़ें भी जो है आप याद रखेंगे। लेकिन इससे पहले क्या याद रखेंगे, 1927 में जब इनको ये फांसी दे दी गई थी ना, इन मेन बंदों को, तो जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने की थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने। ठीक है, दिल्ली में की थी भगत सिंह ने। इन्होंने मिलकर जो है ये हिंदुस्तान, पहले ये क्या होती थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन होती थी। लेकिन जो है जब भगत सिंह इसके साथ जुड़े तो भगत सिंह ने जो है इसके अंदर सोशलिस्ट शब्द को जो है इंक्लूड कर दिया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 के अंदर। ठीक है, ये सारी जो है इंपॉर्टेंट जानकारी जो है एक ही क्वेश्चन से जुड़ी हुई थी, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये दोनों ही संस्थाएं बार बार पूछी जाती हैं, इसीलिए मैंने डिटेल से जो है आपको यहाँ पे इतना लंबा करके ये बता दिया है। आई होप आगे से कभी भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग डिटेल आपको याद होनी चाहिए। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आराम से बता सके। ठीक है, आई होप यहां तक जो है चीजें क्लियर होंगी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है। तो मानव शरीर की जो पीएच है वो क्या होती है, तो मानव शरीर की जो पीएच रेंज होती है वो होती है 7.35 से लेके 7.45 तक होती है। तो ये जो है सबसे पहले आप याद रखना, ये जो पीएच होता है ना, पीएच
कहाँ लिखूँ, यहाँ पे जगह भी नहीं है। ये जो पीएच होता है ये क्या होता है, पीएच जो होता है अम्लता या क्षारता को जो है मापने का एक तरीका होता है। अम्लता या क्षारता क्या होता है, इंग्लिश में अम्लता को एसिडिक बोलते हैं और जो क्षारता होती है उसको इंग्लिश में बेसिक बोलते हैं। तो एसिडिक और बेसिक को मापने के लिए पीएच जो है वैल्यू का या फिर पीएच स्केल का जो है यूज किया जाता है। पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से 14 तक जो है पीएच स्केल होता है। 7 क्या होता है, 7 जो होता है मिडिल नंबर होता है, 7 यहाँ पे आएगा। तो ये क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। उदासीन, उदासीन क्या होता है, वर्षा का जल जो है ये उदासीन होता है, ठीक है। वर्षा का जल, वर्षा का जो जल है उदासीन होता है। और जो एसिडिक होता है, नींबू है ना, जो नींबू, नींबू क्या होता है, नींबू जो है एसिडिक होता है, ठीक है। ये चीज़ें जो है आप याद रखेंगे। 7 से जो कम आएगा वो अम्लीय होता है यानी कि एसिडिक होता है, और 7 से जो जिसका पीएच वैल्यू ज़्यादा आएगा 7 से, वो बेसिक होता है यानी कि क्षार होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक चले गए, क्लियर होगा आपको। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को क्या कहा गया है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला उच्च न्यायालय जो है कोलकाता में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, 1862 में स्थापित किया गया था, ठीक है। 1862 में स्थापित किया गया था, 1 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई 1862 को स्थापित किया गया था। उसके बाद जो है बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1862 को हुई थी। बम्बई के साथ जो है कलकत्ता, बम्बई जो है और भी थे उच्च न्यायालय, कहाँ कहाँ हुई थी, एक सेकंड में याद कर लूँ। जो है कलकत्ता हो गया, बम्बई हो गया, मद्रास था, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1862 में हुई थी। इसके साथ साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना भी आप याद रखेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ये 1866 में हुई थी, ठीक है। ये सारे उच्च न्यायालयों की स्थापना जो है आप ही याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है। तो ये 2020 का डाटा आपको याद नहीं रखना है, आप 2025 तक का डाटा याद रखना। अभी मेरे पास अपडेट नहीं है 2025 तक जो है यूनेस्को ने कितने धरोहर स्थलों को जो है संरक्षित किया है, ये जो है आप एक बार अपडेट कर लेना, ठीक है। ये आप अपडेट कर लेना कि भाई मार्च 2025 तक जो है यूनेस्को ने कितने विश्व धरोहर स्थलों को जो है संरक्षित किया है। यूनेस्को के बारे में जरूर मैं आपको बता सकता हूँ। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो यूनेस्को की स्थापना 16 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। ये भी जो चीज़ है आप याद रखेंगे। 16 दिसंबर बोल दिया ना, कोई बात नहीं, 16 नवंबर को हुई थी, 16 नवंबर 1946 को जो है यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और जो है इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र, फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूं इसकी, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक, शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब बात करें इसकी हेडक्वार्टर की यानी कि मुख्यालय की, तो पेरिस फ्रांस में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। पेरिस, पेरिस फ्रांस में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। तो ये यूनेस्को के बारे में जो है आप सारी जानकारी याद रखेंगे। यूनेस्को किसका अंग है, संयुक्त राष्ट्र का अंग है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना बहुत बार बता चुका हूँ, 24 अक्टूबर 1945 को हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में बोला गया कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला है। तो ये 2019 वाला तो याद रखना है। इसके बाद अगर कोई पुरस्कार आया है ना गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जैसे कि आपका 2020 में भी दिया गया हो या फिर 21-22 में कभी भी दिया होगा, लेटेस्ट इसके बाद अगर मिला है तो वो चीज़ जो है आप याद रखेंगे। अभी 2019 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो 2019 का गोल्डमैन पर्यावरण जो पुरस्कार है कितने व्यक्तियों को दिया गया था, तो ये दिया गया था भाई 6 व्यक्तियों को दिया गया था। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की जो शुरुआत है 1989 में की गई थी, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी, 1989 में, ठीक है। 1989 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी, रिचर्ड और रोडा, रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा।
ठीक है, इनके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और पहला गोल्डमैन पुरस्कार जो है ये कब दिया गया था? 1990 में जो है पहला गोल्डमैन पुरस्कार दिया था। तो ये जानकारी भी साथ में आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? नीति आयोग द्वारा। तो नीति आयोग के बारे में ऊपर मैं डिटेल से बता चुका हूँ। वुमेन ट्रांसफार्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये जो अवार्ड है ना, जिसका नाम है वुमेन ट्रांसफार्मिंग इंडिया अवार्ड, आपको याद रखना है। वुमेन पूछा जा सकता है, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। अब पूछा गया भाई नीति आयोग द्वारा ये पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो कब की गई? तो 2016 में जो है इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? जो हमारी धातु होती है ना, धातु जो मेटल होता है उसको जो है पतला करने की, जो पतला किसी धातु को पतला करके जो लंबा कर दिया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोना हो गया, तांबा हो गया, इनको खींचकर इनकी तार बनाई जाती है, तार बनाई जाती है। इसी प्रोसेस को तन्यता बोला जाता है। ठीक है, तन्यता प्रोसेस के द्वारा ही, तन्यता के द्वारा जो है इसकी तार बनाई जा सकती है। ठीक है, इन धातुओं की तार बनाई जा सकती है। ये चीज़ जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो है आपका क्लियर होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिया करिए प्लीज़ कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यूआरएल का पूर्ण रूप पूछा गया है, यानी कि फुल फॉर्म पूछी गई है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। यूनिफॉर्म नहीं होगा, यूनिवर्सल हो जाएगा भाई, यूनिवर्सल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म ही होएगा यार मेरे हिसाब से, है ना। एक सेकंड वेट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा भाई। ठीक है ना, यूनिवर्सल नहीं होता, यूनिफॉर्म ही होएगा। ठीक है, मैंने चेक कर लिया है, कोई बात नहीं, गूगल से मैंने चेक किया है। तो ये ठीक है, ये पहले मेरे को पता था यही होता है, बस ये यूनिवर्सल ने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था। बाकी ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा यूआरएल का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया भाई गांधी सागर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? एमपी के अंदर अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी हो जाएगी भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। और ये किस नदी पर बना है? तो ये चंबल नदी पर बना है। ठीक है, अब चंबल नदी की बात आई है तो देख लेते हैं चंबल नदी का उद्गम भी। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? कोई बता सकता है? चलिए बताइए फिर। चलिए कोई बात नहीं, छोड़, उद्गम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे इसकी आधारशिला जो है चंबल नदी पर जो है आधारशिला रखी गई थी ना, गांधी सागर बांध की। कब रखी गई थी? 1954 में रखी गई थी। यहाँ पे लिख देता हूँ 1954 में। किसने रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी आधारशिला लिखी गई थी। इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से, महू के पास विंध्य पर्वतमाला से होता है। ठीक है, विंध्य पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला से कहाँ से होता है? विंध्य पर्वतमाला में जानपाव पहाड़ियों से होता है। ठीक है, जानापाव पहाड़ियों, जानापाव पहाड़ियों, पहाड़ियों से जो है इस नदी का होता है। एमपी में है ये जगह। ठीक है, एमपी में, मध्य प्रदेश में ये जगह है। विंध्य पर्वतमाला, जानापाव पहाड़ियों से जो है चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो पहला संशोधन जो किया गया था वो भूमि से रिलेटेड था। ठीक है, भूमि से रिलेटेड था। और कब किया गया था? 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, संविधान में पहली बार जो संशोधन है 1951 में किया गया था। और ये जो संशोधन प्रक्रिया है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये हमने कहाँ से ली है? किस देश से लिए? तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए। ठीक है,
दक्षिण अफ्रीका से जो है ग्रहण किया है हमने इस चीज को, ठीक है। ये चीजें भी याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये संविधान संशोधन, तो ये 368 के तहत जो है संविधान में संविधान संशोधन आता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था। तो इनसेट 1B को जो है, इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था, तो इसको शुरू किया गया था 1983 यानी कि 1983 में जो है इनसेट 1B को जो है शुरू किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, भाई इस क्वेश्चन को भी जो है हम बार बार देख चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पोखरण में हुए थे पहला जो है परीक्षण, दूसरा परीक्षण। पहला कब हुआ था 1974 में, दूसरा कब हुआ 1978 में, 78 में नहीं भाई, 1998 में हुआ था, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। राजस्थान में दोनों हुए थे, राजस्थान के पोखरण में, ठीक है, पोखरण में। पहले का कोड नेम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, और दूसरे का कोड नेम क्या था, दूसरे का था ऑपरेशन शक्ति। ये चीजें आप याद रखेंगे। पहला जब परीक्षण किया गया, इस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी। और जब दूसरा परीक्षण हुआ तो इस समय कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये चीजें भी जो है आप याद रखेंगे। दूसरे की बात हुई है, कोड नेम हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया, तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया सांची के स्तूप का निर्माण महान सम्राट अशोक ने करवाया था, ठीक है, अशोक ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था, ये मध्य प्रदेश में करवाया था। ये चीजें जो है आप याद रखेंगे। और ये जो अशोक थे ये किसके पुत्र थे, ये बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है, बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार किसके पुत्र थे, तो बिंदुसार चाणक्य के पुत्र थे, ठीक है। ये चीज जो है आप याद रखेंगे। चाणक्य, ये तीनों ही किस वंश से संबंध रखते थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य से जो है संबंध रखते थे। अरे मैंने चाणक्य क्यों लिख दिया यहाँ पे, माफ कीजिए यार, चाणक्य क्यों लिख दिया, अशोक ये वो आएगा ना, चंद्रगुप्त आएगा यहाँ पे, कहाँ जान चला जाता है यार, चंद्रगुप्त, ठीक है। और इनका जो वंश था वो कौन सा, मौर्य वंश था, ठीक है, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश ने जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किसकी हत्या करके जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो धनानंद की हत्या करके, धनानंद की हत्या करके जो है इन्होंने मौर्य वंश की नींव डाली थी, ठीक है, मौर्य वंश की। और ये जो धनानंद था ये किस वंश से संबंध था, तो ये महापद्मनंद से जो है संबंध रखता था। नहीं, महापद्मनंद से, महापद्मनंद तो जो है नंद वंश, नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद्मनंद, ठीक है। ये सारी जानकारी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। और जो है एक चीज और आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी जो महान सम्राट अशोक के बारे में है, तो इन्होंने जो है एक युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था, 261 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। तो कलिंग का युद्ध जो है 261 ईस्वी में लड़ा था। इस युद्ध के अंदर जो है मराठ सम्राट अशोक ने जो है इतनी मार कटाई कर दी थी कि इनका जो है जो हृदय था वो परिवर्तन हो गया था। उसके बाद जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया था। और 261 के अंदर जो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है इनके कौन से शिलालेख में मिलता है, तो 13वें नंबर के शिलालेख में जो है ये वर्णन मिलता है, ठीक है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये जानकारी भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। और क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है भाई फूल में स्त्री केसर डैश है। तो फूलों में स्त्री केसर जो है ये क्या होता है, ये एक महिला प्रजनन अंग होता है फूलों के अंदर, ठीक है।
जैसे कि जो ह्यूमंस होता है उसके अंदर जो है प्रजनन अंग को क्या बोला जाता है, वैसे जो हॉर्मोन्स होता है वो एस्ट्रोजन बोला जाता है उसको, ठीक है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बोला जाता है, ठीक है। ये फीमेल जो है हार्मोन्स होते हैं। और ये जो फूलों में स्त्रीकेसर यानी कि पौधों की यहाँ पे बात हुई है, तो एक महिला प्रजनन अंग होता है जिसका नाम होता है स्त्रीकेसर, जो है इसका नाम होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो किस जो है किस उद्योग में, मतलब कौन सा जो उद्योग होता है उसके अंदर कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर जो होते हैं ना उसका उपयोग किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग के अंदर जो है कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थरों का जो है उपयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में बोला गया प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है। तो ये एक उपन्यास का नाम है जिसका नाम है तमस। तो ये जो तमस है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये भीष्म साहनी के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। किस वर्ष लिखा गया है, 1975 में लिखा नहीं गया है, 1975 में जो है इस उपन्यास के लिए जो है भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। 1975 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1975 में, ठीक है। ये जानकारी भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में क्या बोला गया है, तो 25 को देख लेते हैं। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, महाराष्ट्र में किया गया था जिसका नाम तारापुर था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये तारापुर जो परमाणु संयंत्र है ये कहाँ पर अवस्थित है, ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। वर्तमान 2025 तक जो है भारत में 7 परमाणु संयंत्र है जिसके अंदर 22 जो है एक्टिव जो है रिएक्टर मौजूद हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि 7 परमाणु संयंत्रों में 22 जो एक्टिव रिएक्टर हैं वो मौजूद हैं भारत के अंदर, ठीक है। अब जो है कुछ कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर कौन सा अवस्थित है। तो राजस्थान के अंदर जो है परमाणु संयंत्र है रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ पर अवस्थित है, राजस्थान के अंदर। इसकी जो स्थापना है कब हुई थी, 1973 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद काकरापार, काकरापार यहाँ पे लिखा हुआ है, ये काकरापार ही है भाई, थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है ना, इसको आप समझ लेना, काकरापार है ये, ठीक है। काकरापारा परमाणु जल संयंत्र जो है कहाँ पर है, गुजरात के अंदर अवस्थित है। गुजरात के अंदर अवस्थित है। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1993 में, यानी कि 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद नरोरा आप याद रखेंगे, नरोरा का तो आप सभी को पता होगा, यूपी के अंदर अवस्थित है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अवस्थित है। और नरोरा की स्थापना कब हुई थी, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद आप तारापुर के बारे में आप जान ही गए, तारापुर की स्थापना बता देता हूँ, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद जो है आप क्या याद रखेंगे, कलपक्कम वाला याद रखेंगे। कलपक्कम वाला जो है तमिलनाडु के अंदर है, ये तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, कलपक्कम की 1984 में, 1984 में। उसके बाद आप याद रखेंगे कैगा। कैगा कहाँ पर अवस्थित है, कैगा जो है ये कर्नाटक के अंदर अवस्थित है, कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर अवस्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2000 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद जो है कुडनकुलम रह गया। कुडनकुलम जो है ये तमिलनाडु में अवस्थित है, कुडनकुलम। कुडनकुलम कहाँ पर अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है, ठीक है, तमिलनाडु में अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2013 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये सारे जितने भी परमाणु संयंत्र है मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। 7 परमाणु संयंत्र है जिनके अंदर कितने एक्टिव जो है 22 परमाणु रिएक्टर स्थापित है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया भाई, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है। बहुत बार घिसा पिटा क्वेश्चन है, बार बार पूछ लेता है, पता नहीं क्या प्यार है ऐसे क्वेश्चनों से। नर्मदा नदी पर अवस्थित है भाई। जो ये सरदार सरोवर बांध है ना, नर्मदा नदी पर बना है। और कहाँ पर बना है, गुजरात में बना है, ठीक है। ये भी जो है आप याद रखेंगे, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। और नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पर होता है, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पठार से होता है, ठीक है, अमरकंटक पठार, ठीक है, अमरकंटक पठार से जो है इसका उद्गम होता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तिब्बत के चेमायुंगडुंग
ग्लेशियर से। तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के गंगोत्री से। ठीक है, गंगोत्री। यमुना का कहाँ से होता है? उत्तराखंड के यमुनोत्री से। ठीक है, ये एडिशनल जानकारी भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है उड़ीसा हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 में बोला गया भाई एक सेकेंड, इसमें बोला गया विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष $12 12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता था? तो सबसे पहले जो है इनको अमीर देश जो है बोला जाता था। सबसे पहले आप याद रखेंगे विश्व विकास रिपोर्ट। ठीक है, विश्व विकास रिपोर्ट जो है इसको जारी कौन करता है? तो इसको जो है जारी करता है विश्व बैंक करता है। ठीक है, विश्व बैंक इसको जारी करता है। इसके साथ साथ एडिशनल कुछ और याद आ गया मेरे को। इसको दो चीज आपको याद रखना है, एक तो वर्ल्ड बैंक WOR, एक तो वर्ल्ड बैंक प्लस एक IMF की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इन दोनों की जो स्थापना है 1944 में हुई थी। ठीक है, 1944 में जो है इनकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC में जो है इनका मुख्यालय हो जाएगा। ये चीज़ भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया? हेपेटाइटिस A किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस जो A है ये किसके कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है। विष्णु लिख दिया यहाँ पे, ये गलत होएगा, विषाणु आएगा, यानी कि वायरस के कारण होता है। ठीक है, विषाणु के कारण होता है। अब देख लेते हैं भाई जीवाणु, विषाणु और जो है इनसे होने वाले रोगों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जीवाणु। पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उन वीडियोस में भी इनके बारे में बताया है। तो जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हो जाएंगे? एक तो क्षय रोग हो जाएगा। ठीक है, क्षय रोग हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? टाइफाइड हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। ये 3 रोग जो है किससे होते हैं? ये जीवाणु से होते हैं। अब बात कर लेते हैं विषाणुओं की। ठीक है, चलो कोई नहीं, विषाणु को छोड़ देते हैं। विषाणु नीचे लिखा गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं कवक। ठीक है, तो कवक से जो है कौन कौन से रोग होते हैं? कवक नहीं, प्रोटोजोआ। चलो पहले विषाणु को देख लेते हैं। विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? एक तो डेंगू होता है, खसरा होता है, डेंगू हो गया, खसरा हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा, हो गया। ठीक है, एड्स हो गया। तो ये जो है रोग जो है विषाणुओं से होते हैं। ठीक है, कालाजार हो गया। ठीक, कालाजार तो सॉरी उससे होगा, प्रोटोजोआ से होता है। तो ये जो एल्फेंजुआ हो गया, HIV हो गया, डेंगू हो गया। डेंगू लिखा ना मैंने? डेंगू, हाँ डेंगू लिखा है। ठीक है, ये विषाणु से हो गए। अब बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ की। ठीक है, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? तो प्रोटोजोआ से मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया, काला अजार हो गया। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, कालाजार हो गया। ठीक है, मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया। ये 2 रोग जो है प्रोटोजोआ के, आप ये भी याद रखेंगे। तीनों के बारे में आप याद रखेंगे, विषाणुओं से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और विषाणुओं से होने वाले रोग। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसने किया था? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे पूछा गया, कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है जावा, तो जावा का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? तो जेम गोसलिंग के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी। और कब किया था? 1991 में किया था। 1991 में जो है इसका जो है आविष्कार किया था जावा लैंग्वेज का। ठीक है, उसके बाद आप याद रखना सी लैंग्वेज का जो है आविष्कार किसने किया था? डेनिस रिची ने किया था। ठीक है, डेनिस
रिची ने किया था, ठीक है, रिची ने किया था। उसके बाद सी प्लस प्लस लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज था इसका आविष्कार जो है किया था ब्यार्नी स्टोटप्स ने किया था। बजरने, बजरनी क्या लिखेंगे यार, ये पता नहीं, अजीब से नाम होते, कैसे लिखूँ मैं इसको? बजरनी स्टार्टअप, ठीक है, बजरनी स्टार्टअप। ये थोड़ा सा अलग हो सकता है भाई नाम, ये ना थोड़ा सा अजीब सा हो सकता है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई सी प्लस प्लस लैंग्वेज का आविष्कार जो है बजरनी स्टार्टअप्स के द्वारा जो है ये किया गया था। उसके बाद पाइथन का भी आप याद रखना। जो पाइथन लैंग्वेज आई है ना अभी फिलहाल जो है ट्रेंडिंग में चल रही है, हर लोग जो है, हर आदमी जो है कंप्यूटर लैंग्वेज जो सीखना चाहता है वो पाइथन लैंग्वेज ही सीखना चाहता है। तो पाइथन लैंग्वेज का जो आविष्कार है किसने किया था? गाइडो वान रोसम, वान रोसम, ठीक है, इन्होंने जो है ये पाइथन लैंग्वेज का आविष्कार किया था। ठीक है, इन तीनों की जो है आप याद रखेंगे कि भाई इन्होंने जो है कब कब जो है इनका आविष्कार किया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया भौतिक की कौन सी शाखा प्रकाश के गुणों से संबंधित है? तो भौतिकी की जो कौन सी शाखा है वो प्रकाश के गुणों से संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोस्टैटिक्स जो है ये भौतिकी की शाखा प्रकाश के गुणों से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया? सबसे पहले ओलंपिक की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ओलंपिक की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1896 के एथेंस में। ठीक है, एथेंस ग्रीस की राजधानी एथेंस में शुरुआत जो है 1896 में हुई थी। कितने सालों में खेले जाते हैं? 4 सालों में खेले जाते हैं, 4 सालों में खेले जाते हैं। अभी 2024 वाले जो ओलंपिक है कहाँ पर हुए हैं? पेरिस के अंदर जो है, ये याद रखेंगे भाई, पेरिस के अंदर 2024 वाले जो है ये आयोजित करवाए गए थे। और जो है भारत पहला ओलंपिक कब शामिल हुआ था? 1900 में। ठीक है, 1900 में भारत शामिल हुआ। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1900 में जो है ये भारत जो है इसके अंदर शामिल होता। और ओलंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है? बैरन पियरे डी कुबार्टिन, जो फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, इनको जो है माना जाता है, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, जो है ओलंपिक का जनक किसे माना जाता है? बैरन पियरे, बैरन पियरे डी कुबर्टीन। ठीक है, इनको जो है क्या माना जाता है? ओलंपिक का जनक माना जाता है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। ओलंपिक का मैंने बता दिया, ओलंपिक की स्थापना की भी। अब जो है आईओसी यानी कि जो है ओलंपिक कमेटी है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये प्लीज़ आप मुझे बताएंगे, फाइंड आउट करके बताइएगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो है स्थापना कब हुई थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में क्या कहा गया है भाई? सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया? तो सुकन्या समृद्धि योजना का जो शुभारंभ है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना का जो शुभारंभ है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्या कहा गया है? कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया था। तो प्रथम राष्ट्रीय ध्वज जो है भारत का 1906 में जो है फहराया गया था। ये याद रखना भाई, प्रथम राष्ट्रीय ध्वज जो है 1906 में फहराया गया था। कहाँ पर फहराया गया था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज जो है 1906 को फहराया गया था कोलकाता में। ठीक है, याद रखना, पहला कब दोहराया गया था, कब फहराया गया था? 1906 में, कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। दूसरा कब फहराया गया? दूसरा मतलब दूसरी बार कहाँ और कब फहराया गया? दूसरी बार कहाँ फहराया गया? 1907 में फहराया गया था। 1907 में फहराया गया था। कहाँ पर और किसने फहराया था? जर्मनी में फहराया था। ठीक है, जर्मनी में ये फहराया गया था। और किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। भीकाजी
कामा के द्वारा। तीसरी बार कहाँ और कब फहराया गया? तीसरी बार जो है ये 1917 में फहराया गया था, ठीक है, 1917 में। अब बात कर लेते हैं डिजाइन की। डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया कब तैयार किया था? 1921 में जो है इसको तैयार किया गया था, ठीक है। और जो है इसका डिजाइन कैसा है? आयताकार इसका डिजाइन है, आयताकार। लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3:2 हो जाएगी, ठीक है, 2:3, 3:2, ठीक है, ये हो जाएगी लंबाई चौड़ाई इसकी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन के बारे में रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में बोला गया आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आरटीआई जो है अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो ये प्रभावी हुआ था अक्टूबर 2005 के अंदर। सूचना का अधिकार जो अधिनियम 2005, 12 अक्टूबर 2005 को ये प्रभावी हुआ था। ये चीज़ जो है आप ही याद रखेंगे, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम कौन सा है? 2005 है। कब प्रभावी हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को ये प्रभावी हो गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 में कहा गया भाई संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? बहुत बार बता चुका हूं ये चीजें मैं आपको। स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य, स्थायी सदस्य हो जाएंगे 5, अस्थायी सदस्य हो जाएंगे 10। अस्थायी सदस्य जो है हर 2 साल के लिए जो है ये चुने जाते हैं, 2 साल के लिए, ठीक है, चुने जाते हैं। और क्या याद रख सकते हैं? संयुक्त राष्ट्र के बारे में बता चुका हूं। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। और क्या याद रख सकते हैं? इसके जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? स्थायी सदस्य हो जाएगा चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस। 1 2 3 4 5वां कौन सा रह गया भाई? चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये 5 सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। इतनी जानकारी आप रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 में क्या कहा गया भाई? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सबसे कम उम्र में जो है उसने नोबेल पुरस्कार जीत लिया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलाला यूसुफजई ने जो है ये नोबेल पुरस्कार जीता था। कब जीता था? 2014 में जो है ये पुरस्कार इनको जीता था। और इस समय जो है इनकी आयु कितनी थी? महज 17 साल थी, ठीक है, आयु थी 17 साल की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 में क्या कहा गया है? 38 में कहा गया नव कलेवर उत्सव किस राज्य में से संबंधित है? तो ये उत्सव है जिसका नाम है नव कलेवर। नव कलेवर जो उत्सव है किस राज्य से संबंध रखता है? तो ये संबंध रखता है उड़ीसा से, जो है ये संबंध रखता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 में क्या कहा गया? नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सदस्य हैं? तो टोटल इसके अंदर जो कितने देश सदस्य हैं विश्व व्यापार संगठन के अंदर? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 164 देश। WTO की यहाँ पे बात हुई है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है। स्थापना हो जाएगी 1995, 1 जनवरी 1995 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा के अंदर, ठीक है, जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और जो है WTO से पहले जो है इसको किस नाम से जाना जाता था? GATT के नाम से जाना जाता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी फुल फॉर्म बताएंगे, गैट की फुल फॉर्म। और जो गैट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में जो है गैट की स्थापना हुई थी, जिसको जो है 1995 में जाके WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो है चेंज कर दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि आज के लास्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था? 2003 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा जो योजना थी इसको शुरू किया गया था। तो ये आज के जो है टॉप 40 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे सारे जो है एक एक करके जो है लगभग सारे ही यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप जो है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ बस आपको जो है वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ठीक है, लाइक और शेयर करना है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सारे PDF, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या फिर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के अलावा मैंने पिछली वीडियोस में मैं जब कमेंट देख रहा था, एक दो बच्चों ने कमेंट किया था कि आप जो भाई प्लीज़ इंग्लिश मीडियम में भी बताइए थे। तो देखिए ये देखिए कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इस PDF को बनाने में। अब आधे रास्ते हम आ चुके हैं। अब जो है इसको इंग्लिश में डबल मतलब बाईलैंग्वेज करना थोड़ा सा ना काफ़ी और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए जो है मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगली बार जब हम कोई नई सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें जो है डेफिनेटली हम ध्यान रखेंगे कि भाई जो है बाईलैंग्वेज भी उसके अंदर करवाया जा सके। अभी थोड़ा सा आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आपको हिंदी ना आती हो। तो अगर ऐसा है भाई आप हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही दयनीय हालत है कि भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है, इतनी तो हमें आनी चाहिए हिंदी कि भाई जो है हम समझ सके, जो है हमारे देश की भाषा है, हमारे देश की पहचान है, तो इतनी तो हिंदी आपको आनी चाहिए। और बाकी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भाई आपको इंग्लिश ही बिल्कुल आती हो, हिंदी बिल्कुल नहीं हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हिंदी आती है, थोड़ा सा एडजस्ट आप कर लीजिएगा प्लीज़, मेरा ये आपसे दरख्वास्त है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम इतनी जानकारी ले चुके हैं। सेशन कैसा लगा आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में जो है हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कल हम बहुत जल्दी मिलेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।